भारतीय राज्य की व्यवस्था में अगर हम तीन स्तंभों को देखते हैं तो वो तीन स्तंभ हमको महत्वपूर्ण रूप से मिलते हैं। एक हमारी न्यायपालिका है, एक हमारी विधायिका है और एक हमारी कार्यपालिका है। अगर हम भारतीय संघ व्यवस्था को ठीक से देखते हैं तो हमको केंद्र मिलते हैं, केंद्र सरकार, इसके साथ हमको प्रांतों में या राज्यों में मिलती है राज्य की सरकारें। अगर हम विधायिका की बात करते हैं तो केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। न्यायपालिका हमारे पास एकीकृत रूप में मिलती है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है जिसको हम उच्च न्यायपालिका में रखते हैं। इसके बाद हमारे पास निम्न न्यायपालिका आती है या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कार्यपालिका के संबंध में। अगर हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका फिर से हमको दो उपखंडों में मिलती है। एक हमारे पास है स्थायी कार्यपालिका और एक हमारे पास है अस्थायी कार्यपालिका। जो अपनी अस्थायी कार्यपालिका है इसको हम राजनीतिक कार्यपालिका को कह के भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि यही बनाती है केंद्र के स्तर पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य के स्तर बनते हैं राज्य मंत्रिपरिषद, अर्थात आपके प्रधानमंत्री या उनके मंत्री केंद्र के स्तर पर या मुख्यमंत्री या उनके मंत्री राज्य के स्तर पर। यह बनती है न्याय कार्यपालिका के अंतर्गत अस्थायी कार्यपालिका। लेकिन आज हम जिस कार्यपालिका की बात करते हैं वो होगी हमारी स्थायी कार्यपालिका। अर्थात यदि आप आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, पीसीएस ऑफिसर हैं तो आप स्थायी कार्यपालिका के भाग हैं। और अगर इस स्थायी कार्यपालिका के संबंध में बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे करवाई जाती है, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, इनका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो हमको केंद्रीय स्तर मिलेगा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के स्तर में लेंगे हमको पास राज्य लोक सेवा आयोग। चूंकि हम यूपी की पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो आज इस यूपी की पॉलिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी के लोक सेवा आयोग के बारे में। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं चहल अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। हम लोग अपने स्टेट स्पेसिफिक यूपीपीसीएस को लेकर बीपीएससी को लेकर एक स्टेट सीरीज को कंडक्ट कर रहे हैं और आज इसी स्टेट सीरीज में यूपीपीसीएस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग के बारे में जब बात करेंगे तो हमको पता लगता है कि जब हमारा लोक सेवा आयोग है, पहले हम उसको इलाहाबाद के रूप से जानते थे लेकिन अब उसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। तो वहां पे लिखा होता है लोक सेवा आयोग प्रयागराज। अब हम प्रयागराज की बात करेंगे कि यूपी के राजनीतिक मानचित्र पे हमको प्रयागराज कहाँ मिलता है, तो यूपी के राजनीतिक मानचित्र पे हमको प्रयागराज मिलता है यहाँ। यानी कि जहाँ पे हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन कौन कौन से हैं, तो उसमें हमने तीन भौतिक विभाजन देखे थे। जहाँ पे हमने शिवालिका गिरी पद पर्वतीय क्षेत्र को देखा था जो हमको उत्तर में मिलेगा, फिर हमारे पास बीच पे गंगा के मैदान मिले थे और फिर हमारे पास दक्षिण में पठारीय भूमि संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र मिला था। और उसी पठारी भूमि की संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र पर इलाहाबाद जो हमारे पास जिला है उसकी जो दो तहसीलें वो पठारी भूमि क्षेत्र पड़ती हैं। तो यानी कि इलाहाबाद हमारे पास पठारी भूमि क्षेत्र और मैदानी भूमि क्षेत्र के संकीर्ण सीमा पर स्थित है। यहाँ पे हम संक्रमण होता है जहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से पठारी भूमि क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं। तो यही हमारे पास जिला है प्रयागराज। और हम जानते हैं कि प्रयागराज यूपी की राजधानी रह चुका है। हम यूपी का इतिहास को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो लेक्चर का आपने नहीं देखा है कि यूपी की कौन कौन सी राजनीतिक यात्रा किस किस चरण के अंतर्गत रह चुकी है और क्या आगरा भी यूपी की राजधानी रही। तो उसी में हमने डिस्कस करा था कि कैसे कैसे यूपी की राजधानी परिवर्तित हुई है। तो लखनऊ से पहले जो राजधानी रही थी वो प्रयागराज रही थी और प्रयागराज में हमारे पास उच्च न्यायालय हमको मिलता है और प्रयागराज में हमारा लोक सेवा आयोग भी हमको मिल जाता है। तो प्रयागराज हमको जहां मिलता है वह है यूपी के पठारी क्षेत्र का संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र और यहीं पे हमारे पास संकीर्ण के क्षेत्र पर हमको प्रयागराज हमारा मिल जाता है। अब अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करते हैं कि यूपी के लोक सेवा आयोग को लेकर क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, तो हमको पहली बात तो यही पता लग जाती है कि यह अपने आप में ही एक संवैधानिक निकाय है। अर्थात यूपी का लोक सेवा आयोग हो या राज्य को लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग हो, ये तीनों के तीनों जो घटक है इसके साथ हमारे पास संयुक्त लोक सेवा आयोग भी मिलता है जो एक से अधिक राज्यों के क्रम में बनाया जाता है। तो ये सारों के चारों लोक सेवा आयोग जो है ये अपने आप में संवैधानिक निकाय के उदाहरण के रूप में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर हम इससे संबंधित अनुच्छेद के अध्ययन करते हैं तो पहला हमको अनुच्छेद मिलता है अनुच्छेद 312, लेकिन यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में नहीं है। लेकिन हमको पता था कि हमारे पास जो संवैधानिक के प्रावधान है उसमें हमारे पास अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान मिलता है। अब अनुच्छेद 315 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कहानी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हमको प्रावधान मिलता है संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान। अर्थात अगर हम यूपी के लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद संविधान के अंदर ढूंढते हैं तो वह अनुच्छेद हमको संविधान में अनुच्छेद 315 के अंतर्गत मिलता है, जहां पर अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात स्टेट एसपीएससी का प्रावधान हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर अनुच्छेद 316 क्या कहती है, तो अनुच्छेद 316 कहते हैं नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा और त्यागपत्र राज्यपाल को। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी और अगर उनको अपने कार्यकाल के मध्य में त्यागपत्र देना है तो वह भी राज्यपाल को दिया जाएगा। अब जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनके
राष्ट्रपति के संबंध में क्या प्रावधान है संवैधानिक प्रावधान, और राज्यपाल के संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान है, हम इसकी भी चर्चा भी यहाँ पर करेंगे। अभी मोटे मोटे तौर पर यह है कि अगर नियुक्ति करवाई जाएगी तो राज्यपाल के द्वारा करवाई जाएगी, और अगर त्यागपत्र दिया जाएगा तो वह भी राज्यपाल को दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, नियुक्ति और त्यागपत्र की बात हो रही है, निष्कासन की बात नहीं हुई। जब निष्कासन की बात होगी तो राज्यपाल के स्थान के राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे। इसी को हम आगे आने वाली स्लाइड में अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो कुल मिला के 3 अनुच्छेद हमको यहाँ पे मिलते हैं। अनुच्छेद 312 जो प्रावधान करता है अखिल भारतीय सेवा का, अनुच्छेद 315 प्रावधान करता है संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग का, तो अर्थात यूपी का जो लोक सेवा आयोग है उसका प्रावधान हमको अनुच्छेद 315 में अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, जहाँ पे राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान करा गया है। और अनुच्छेद 316 में यह बताया गया है कि जो भी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होंगे, उनके अध्यक्ष हो या दूसरे सदस्य हो, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी और वह अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रांत लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई है। कब करी गई है? तो भारत सरकार, तो हम जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, इनका जो अस्तित्व, मूल जो अस्तित्व है वह स्वतंत्रता से पहले के जो ब्रिटिश कॉलोनी इरा चल रही थी उसके अंदर प्रावधानों में हमको मिलता है। तो इसी में एक अधिनियम आया था 1935 के अंतर्गत, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमको संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान मिलता है। यही संघ लोक सेवा आयोग जो आज हमारे पास यूपीएससी के रूप में यहाँ पे विराजमान है, जिसकी स्थापना भारत की रिपब्लिक होने पर 26 जनवरी 1950 को की जाती है। तथा प्रांत लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई। तो प्रांत का लोक सेवा आयोग ही आज ही हमारा यूपी का लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रूप में इसको जाना जाता है। इसी क्रम में 1 नवंबर 1937 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रयागराज में करी गई। तो देखिए, इसकी स्थापना भी प्रयागराज में हुई और स्थापना के समय से ही ये प्रयागराज में स्थापित है। तो जैसे जैसे यूपी की राजधानियां परिवर्तित होती गई, लेकिन लोक सेवा आयोग का जो स्थापना जिला था वह अपने आप में किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं हुआ। और 1 नवंबर 1937 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कॉलोनाइज्ड इरा में भी या ब्रिटिश शासन काल में भी और स्वतंत्र भारत के शासन काल में भी प्रयागराज में स्थित है। पहले इसको प्रांत लोक सेवा आयोग की संज्ञा दी गई थी, अब यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नियंत्रण एवं नियमन, कंट्रोल और रेगुलेशन, नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा किया जाएगा? तो वह किया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमन अधिनियम वर्ष 1976, इसके द्वारा इसका अधिनियम का नियमन, इस अधिनियम के माध्यम से इसका नियमन किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए कि हमको मिल गया था स्वतंत्रता से पहले प्रांत लोक सेवा आयोग। उसी स्वतंत्रता कालखंड में 1 नवंबर 1937 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आता है। जहां अस्तित्व में आता है वो प्रयागराज है, और हमने कहा प्रयागराज जो है वो दक्षिण पठारी भूमि क्षेत्र का उत्तर प्रदेश के अंदर भाग है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नियंत्रण एवं नियमन अर्थात कंट्रोल और रेगुलेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमन अधिनियम अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशन एक्ट 1976 के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो अभी तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार इससे वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या जो है वो 8 है, जिसमें से 1 अध्यक्ष है और 7 इसके सदस्य हैं। अब ध्यान दीजिए, संविधान के अंदर यह कहा गया है कि इनकी एक निश्चित संख्या होगी। वह संख्या कितनी होगी, यह संख्या संविधान के अंदर किसी प्रावधान रूप में नहीं बताई गई है। तो इस प्रकार से यह राज्यपाल और राष्ट्रपति, केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति के संबंध में और राज्यों के स्तर पर राज्यपाल के पास ये विशेष अधिकार है कि वे यहाँ पे कितने सदस्यों की संख्या को यहाँ पर रखते हैं। सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का अर्थात या अथवा 62 वर्ष की आयु तक रहेगा। या तो 6 वर्ष पहले पूरे हो जाएं या 62 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए। सपोज करिए अगर मेरा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति करी गई है और इसमें मेरी आयु 58 वर्ष है, तो मेरा कार्यकाल केवल 4 वर्ष का रहेगा, क्योंकि मेरी 62 वर्ष की आयु उससे पहले कंप्लीट हो रही है। इसके विपरीत अगर मेरी आयु 50 वर्ष है तो मेरा कार्यकाल जो 6 वर्ष का रहेगा, क्योंकि 62 वर्ष को होने में मुझे 12 वर्ष का समय है। तो या तो 6 वर्ष पहले पूर्ण हो जाए या 62 वर्ष की आयु पहले मिल जाए, जो दोनों में से पहले आ जाएगा वहीं तक मेरा कार्यकाल रहने वाला है। तो हमने ये समझा कि 1976 का एक्ट है जिसके द्वारा इसका कंट्रोल और रेगुलेशन होता है, नियंत्रण रेगुलेशन होता है। स्थापना लोक सेवा आयोग की 1 नवंबर 1937 से होती है। इसका जो प्रावधान मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत मिलता है, जिसमें प्रांत लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान, स्थापना को लेकर प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे क्या है, अनुच्छेद 317 हमने देखा, 315
हमने देखा 312, हमने देखा 315 जिससे प्रावधान मिलेंगे, अनुच्छेद 316 जिसमें नियुक्ति और त्यागपत्र का प्रावधान दिया गया है, और अब एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 317 और यहीं पर इनके निष्कासन के संबंधी प्रक्रिया को बताया गया है। देखिए, पद से निष्कासन एवं निलंबन दोनों अलग अलग विषय हैं। निष्कासन एवं निलंबन, निष्कासन की प्रक्रिया होने से पूर्व निलंबन हो सकता है, आप पे कोई चार्ज लगता है तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद देखा जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर आपकी सर्विसेज को डिसमिस्ड कर दिया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका निष्कासन। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा आपका डिसमिसल होता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं निष्कासन अर्थात रिमूवल। तो सिद्ध कदाचार है, अनुच्छेद 143 लगेगा। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है। ध्यान दीजिए, अगर मैं लोक सेवा आयोग का सदस्य हूं या आप लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और मुझे और आपको लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में हटाना है, या मैं उसका अध्यक्ष हूं या आप उसके अध्यक्ष हैं, हमको अध्यक्ष के पद से भी हटाना है या लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में अपनी सेवा देना है तो वहां से भी हमको हटाना है, तो हमारे पास 4 ग्राउंड होने चाहिए, या राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ऐसे 4 ग्राउंड होने चाहिए। वो 4 ग्राउंड क्या है, तो उसमें पहला ग्राउंड है सिद्ध कदाचार। इसको थोड़ी देर में देखते हैं। पहला होता है दिवालिया न्याय निर्णित। तो न्याय निर्णित एक निष्कर्ष निकल के आता है जिसमें बताया गया कि आप दिवालिया घोषित हो गए हैं, तो फिर आपका निष्कासन हो सकता है। अन्य सवेतन नियोजन में लिप्त हैं, पता चला आप कमीशन के मेंबर ही में, इसके अलावा कोई आप किसी और एम्प्लॉयमेंट में भी लिप्त हैं या आपको वहां से विशेष रूप से एक पैसा आ रहा है जिसकी जानकारी अपने सरकार को या लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के संबंध में नहीं दे रखी थी। तो यदि वह उन नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो आपको पाया जाएगा सवेतन नियोजन में लिप्त है, और यह आपका एक आधार बनता है किसके, निष्कासन का। राष्ट्रपति के अनुसार आप मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शिथिल अवस्था है आपकी, और अगर ये शिथिल अवस्था है तो भी आपका निष्कासन कर दिया जाएगा। अब ध्यान रखिए, जब हम निष्कासन की बात करेंगे तो निष्कासन कौन करेंगे, अब ये निष्कासन राज्यपाल न कर राष्ट्रपति करेंगे, अर्थात प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन जब निलंबन की बात आएगी तो वो निलंबन आपके राज्यपाल भी कर सकते हैं या राज्यपाल ही करेंगे। निलंबन कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, लेकिन निष्कासन लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा था इसको थोड़ी देर बाद में देखते हैं। अब ये क्या है, सिद्ध कदाचार। तो पहले इसमें देखिए सिद्ध, अगर ये सिद्ध करना है तो हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो सिद्ध करेगी कि हाँ मैंने कदाचार किया है, यानी कि मैं मिसबिहेवियर का दोषी हूं। और मिसबिहेवियर के दोषी को होने के लिए कोई तो प्रूफ करेगा कि मिसबिहेवियर का दोषी हूं, तो प्रूफ कौन करेगा, यानी कि कोई केस पंजीकृत होना चाहिए, कोई एक शिकायत किसी के पास पहुंचनी चाहिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में जिसके पास शिकायत पहुंचती है, जो शिकायत पे अपना निर्णय देता है, वो हमारी न्यायपालिका है। तो अब यहां से लगता है अनुच्छेद 143 का प्रावधान यहाँ पर निकल के आता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इस विषय को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे, और सुप्रीम कोर्ट यदि कह देते हैं कि हाँ यस ये कदाचार के दोषी हैं तो सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध कौन कर रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ध्यान रखिए कि राज्य के हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा ये विषय। तो लोक सेवा आयोग के वो अध्यक्ष हो या उनके चेयरमैन हो या उनके सदस्य हो, अगर कदाचार का कोई विषय आना तो राष्ट्रपति किसके पास भेजेंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लोक सेवा आयोग के सदस्य के संबंध में या अध्यक्ष के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जहां पे अनुच्छेद 143 का अनुसरण करते हुए राष्ट्रपति विषय को भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो अपनी ओपिनियन देंगे वह ओपिनियन अपने आप में बाइंडिंग होगी, अर्थात मान्य होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ओपिनियन दे दिया वो राष्ट्रपति को मान्य होगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हाँ ये सिद्ध है, ये कदाचार के दोषी है, तो आप कदाचार के दोषी हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कदाचार के दोषी नहीं है तो फिर आप कदाचार के दोषी नहीं है। ये प्रावधान हमें कहाँ मिलता है, तो ये प्रावधान हमको अनुच्छेद 143 के अंतर्गत मिलता है। तो केवल इसी के विषय में अनुच्छेद 143 का प्रावधान लिया जाएगा, शेष अन्य 3 विषयों पर राष्ट्रपति अपना निर्णय लेंगे। तो अगर निष्कासन करना होगा तो राष्ट्रपति निष्कासन कर देंगे। जब तक निष्कासन की प्रक्रिया चल रही है, जब तक, आई रिपीट, जब तक निष्कासन की प्रक्रिया चल रही है तब तक आपको निलंबित रखा जा सकता है, और निलंबित यदि रखा जाएगा तो निलंबन का कार्य फिर राज्यपाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे 3 क्लॉज निकल के आते हैं। यदि सिद्ध कदाचार का विषय है तो सिद्ध कदाचार के विषय में राज्य के लोक सेवा आयोग के संबंध में या तो उसके अध्यक्ष या उसके सदस्य हो, यह विषय भेजा जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट यदि उस पर हाँ बोलते हैं तो यानी कि प्रूव्ड हो जाता है कि आप कदाचार मिसबिहेवियर के दोषी हैं, फिर आपका निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा।
है तो ये एक ग्राउंड बनता है। इसके अलावा तीन और ग्राउंड होंगे, आधार होंगे, जिसमें आपका निर्णय का नीति के अंतर्गत दिवालिया घोषित हो जाना होता है। सवेतन नियोजन में आप कहीं और लिखते हैं, यानी कि आप कहीं से भी अपनी अर्निंग को ले रहे हैं जिसकी जानकारी राज्य के पास नहीं है। और राष्ट्रपति के अनुसार मानसिक शारीरिक रूप से आप शिथिल हैं, अर्थात अपने आप में स्वस्थ नहीं है। तो इन तीनों ग्राउंड पर यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, केवल सिद्ध कदाचार के विषय में ही मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट जो अपनी डिसीजन देंगे वो राष्ट्रपति पर बाइंडिंग होगी, यानी कि वो लास्ट ऑप्शन है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मतानुसार ही यहाँ पे अपने निर्णय को लेते हैं। तो यहाँ पर केवल लगेगा अनुच्छेद 143 सिद्ध कदाचार के विषय में सिद्ध करने की जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट या अर्थात न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो यह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या उसके अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य उसके अध्यक्ष हो, निर्णय प्रक्रिया एक समान रहेगी। बस थोड़ा सा अंतर यह है, अगर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनके निष्कासन से पहले निलंबन होता है तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में अगर निष्कासन से पहले निलंबन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना है तो निलंबन राज्यपाल के द्वारा भी हो सकता है। तो अब ध्यान रखिए, अगर नियुक्ति होती है तो राज्यपाल के द्वारा होगी, त्यागपत्र अब राज्यपाल को देंगे, अगर निलंबन होगा तो राज्यपाल के द्वारा करा जाएगा। लेकिन जब निष्कासन की बात आएगी तो राज्यपाल अब बीच में से हट जाएंगे और सारी की सारी प्रक्रिया मेरे और आपके मध्य में, यानी कि यदि हम लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मध्य में चलेगी। अगर अनुच्छेद 143 का विषय कदाचार के सपक्ष में नहीं है तो फिर यह प्रक्रिया केवल और केवल हम सदस्यों के संबंध में और राष्ट्रपति के बीच में रह जाती है। और हमको पता है कि राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करते हैं, तो राष्ट्रपति अनुसार अब कार्य करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा, यानी कि यह विषय केंद्रीय स्तर पर सुना जाएगा और वहां से आपके निष्कासन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। निलंबन राज्यपाल के द्वारा भी किया जा सकता है जब तक कि निर्णय निष्कासन से संबंधित राष्ट्रपति के द्वारा नहीं आ जाता है। यह अपने आप में इसका एक नोट था। आगे देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया चलने वाली है। तो कार्य, तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्या, तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य में राज्य लोक सेवा के तथा पदों के संबंध में नियुक्ति एवं भर्ती संबंधी अनुशंसा करता है, यानी कि वो नियुक्ति करता है और भर्ती संबंधी अनुशंसा किसको करता है, राज्यपाल को करता है। वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, वो राज्यपाल को देगा। पदोन्नति, प्रमोशन और स्थानांतरण ट्रांसफर से संबंधित परामर्श लोक सेवा आयोग से करा जाता है, जिसमें अपनी परामर्श देता है। राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुशासनात्मक विषयों पर परामर्श देता है। अगर आप ऑफिसर हैं, पीसीएस ऑफिसर है और आपसे संबंधित कोई निर्णय राज्य को लेना है तो विषय राज्यपाल के पास आएगा। राज्यपाल फिर लोक सेवा आयोग से पूछेंगे कि भाई इसमें क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, तो उस पर जो परामर्श लोक सेवा आयोग को दिया जाता है वह राज्यपाल के पास पहुंचेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लोक सेवा आयोग ने जो परामर्श राज्यपाल को दिया है वह राज्यपाल पर बाध्य नहीं होता है। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पूर्व मिसबिहेवियर का केस करा वह राष्ट्रपति पर बाध्य होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपने अनुशंसाएं भेजी हैं, जो परामर्श भेजा है वह राज्यपाल पर लागू नहीं होता है, अर्थात राज्यपाल बाध्यकारी नहीं है उस विषय को लेकर। अन्य विषय जो कि राज्य लोक सेवा के प्रबंधन के संबंध से संबंधित है, यानी कि राज्य लोक सेवा के संबंध में प्रबंधन में कोई भी विषय आता है प्रबंधन के विषय को लेकर, तो उसको भी राज्य लोक सेवा आयोग से संबंध में डिस्कस या चर्चा की जा सकती है और उस पर राज्य लोक सेवा आयोग जो अपनी अनुशंसा करेगा वह सीधे यहाँ पर बता दी जाएगी कि भाई हमारा मत यह है, इस लोक सेवा आयोग के प्रबंध के विषय में हमारा मत या राज्य लोक सेवा आयोग का मत यह रहने वाला है। नोट, परामर्श राज्य सरकार के पूछने पर ही दिया जाएगा। तो पहली बात कंडीशन ये आ जाती है कि लोक सेवा आयोग ऐसा नहीं कि कोई विषय उसके सामने आ गया, उसने कहा जी ठीक है ये विषय सामने आया था, आपने हमसे पूछा या नहीं पूछा, हम अपनी राय बताए थे। तो ऐसा नहीं है, जब तक राज्य सरकार की या राज्यपाल के माध्यम से पूछा नहीं जाएगा विषय को, राज्य लोक सेवा आयोग उस पर अपना विषय या चर्चा परिचर्चा या उस पर अपने मत नहीं देंगे। परामर्श किसी प्रकार से राज्य सरकार पर बाध्य नहीं होगा, ये कार नहीं है पर हो जाएगा, तो ये किसी प्रकार से राज्य सरकार पर बाध्य नहीं होगा। और राज्य सरकार पर बाध्य नहीं होता वे अपना परामर्श राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल पर बाइंडिंग नहीं होगा। यानी कि लोक सेवा आयोग का जो परामर्श दिया जाएगा, जो एडवाइस दी जाएगी, वो एडवाइजरी इन द नेचर है, बाइंडिंग इन द नेचर नहीं है। वो किसी प्रकार से भी राज्य को बाध्य नहीं करते कि आप मेरे परामर्श को मानिए। इस प्रकार से वो परामर्श दे सकता है, लेकिन वो अंतिम निर्णय राज्य के द्वारा ही इस पर लिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, राज्यपाल को देते हैं। तो वर्ष के अंत में या पूरे वर्ष का जो ब्यौरा होता है
उससे संबंधित जो रिपोर्ट होती है राज्य लोक सेवा आयोग किसको देंगे, तो वो राज्यपाल को देंगे। एक बात, इस विवरण के साथ राज्य सरकार के द्वारा कितनी अनुशंसा मानी गई है तथा कितनी नहीं मानी गई है। देखिए समझिए कि राज्य लोक सेवा आयोग ने 100 अनुशंसा राज्य सरकार को करी और राज्य सरकार ने उसमें से केवल 25 ही मानी। तो यानी कि ये बात निकल के आती है कि 100 में से 25 मानी है, यानी कि 75 नहीं मानी है। जब वो 75 नहीं मानी तो वो अपनी रिपोर्ट में, कौन, लोक सेवा आयोग, राज्य का लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल को बात लिखित बताएंगे कि हमने 100 अनुशंसाएं करी थी जिसमें से 25 मानी गई हैं, 75 नहीं मानी गई हैं। जब राज्यपाल के समक्ष यह विषय आएगा तब वह राज्य सरकार से संपर्क करेंगे। तत्पश्चात राज्यपाल राज्य सरकार से संपर्क करेंगे और संपर्क करके उनसे पूछेंगे कि आपके पास 100 अनुशंसाएं आई थी, आपने केवल 25 ही मानी, 75 क्यों नहीं मानी है। तो जब 75 क्यों नहीं मानी, यह प्रश्न जब राज्यपाल राज्य से पूछेंगे तो राज्य क्या करेगा, उसमें लिखित में राज्यपाल को अपनी एक रिपोर्ट देगा और वह ही रिपोर्ट यह रिपोर्ट राज्यपाल के द्वारा सदन के पटल पर रख दी जाएगी। तो यानी कि राज्य की कार्यपालिका लिखित में राज्यपाल को बताएगी कि जो 75 अनुशंसाएं ना मानी गई हैं उनके आधार क्या है, तो आधार अपनी रिपोर्ट में बताती है। अंततः लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट और उससे संबंधित जो मेमोरेंडम राज्य सरकार की तरफ से आया था उन दोनों को संलग्न करा जाता है और वह संलग्न करके राज्य विधायिका के पटल पर रख दी जाती है। और इस प्रकार से लोक सेवा आयोग जो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, उसका जब मेमोरेंडम राज्य सरकार की ओर से आता है वह सदन के पटल पर रख दी जाती है और सदन इसके बाद स्वतंत्र है उस पर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए। तो ये था लोक सेवा आयोग के संबंध में कार्य, उनकी नियुक्ति, उनका निष्कासन किस प्रकार से होगा, निलंबन किस प्रकार से होगा। तो बस दो महत्वपूर्ण बातें, इसमें अन्य महत्वपूर्ण बातों के साथ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि पहली बात, अनुच्छेद 143 रहेगी केवल कदाचार के विषय में, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर को लेकर अनुच्छेद 143 रहेगी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। जब निष्कासन की बात आएगी तो विषय राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में घूम जाएगा। और अगर 4 में से एक ग्राउंड पूर्ण मिसबिहेवियर का विषय नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ बीच में से हट जाएंगे और विषय केवल राज्य लोक सेवा आयोग और राष्ट्रपति के मध्य में रहता है। दूसरी बात, वह अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल फिर उससे राज्य सरकार पर ब्यौरा मानते हैं कि ये लोक सेवा की रिपोर्ट आई है, आपने इस पर एक्शन लिया, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, यह आपने माना ही, आपने क्यों नहीं माना, आपने जो नहीं माना है वो लिखित में एक मेमोरेंडम के थ्रू राज्यपाल को राज्य सरकार की ओर से भेजा जाता है। और अंत में इन दोनों को क्लब्ड करके राज्यपाल उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर अर्थात राज्य विधायिका के पटल पर रख देते हैं और राज्य विधायिका उस विषय को चर्चा करते हैं, उस पर अंतिम निर्णय राज्य विधायिका के द्वारा लिया जाता है कि उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं। इस प्रकार से यह निर्णय लोकसभा के माध्यम से लिया जाता है। अनुच्छेद 312, 315, 316, 317 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जहां पे 312 में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान मिलता है, 315 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान मिलता है, 316 बताती है कि नियुक्ति कौन करेगा और त्यागपत्र किसको दिया जाएगा, और 317 में निष्कासन निलंबन संबंधी प्रावधान हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग जो भी अनुशंसा राज्य सरकार को करता है, राज्य सरकार उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन प्रूव्ड मिसबिहेवियर में सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइजरी राष्ट्रपति को दी है उस पर राष्ट्रपति अब बाइंडिंग है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मतानुसार ही उनको अपने आगे का निर्णय अपना लेना होगा। यह था राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में यूपी सीरीज की जो हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। इसके बाद भी मन में कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका एक सविनय प्रति उत्तर आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अभी इस सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले यूपी के वुमेन कमीशन को और यूपी के स्टेट इलेक्शन कमीशन को। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।